इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक ये कोन है और इस कोन पे रेडिएशन की इंटेंसिटी हम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं जिसकी इंटेंसिटी आई है। और रोन कोन जो है उसका सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। तो हमें बताना है कि जो रेडिएशन का फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो देखिए, बड़ा एक सिंपल सी बात है यहाँ पर कि सबसे पहले कि अगर रेडिएशन प्रेशर की बात करूँ तो रेडिएशन प्रेशर होगा I/C, क्योंकि कोन एब्जॉर्बिंग है। और इसीलिए जो फोर्स होगा वो होगा एरिया इनटू रेडिएशन प्रेशर। अब एरिया जो है कोन का, क्योंकि कोन एब्जॉर्बिंग है तो आप इसका 2 डायमेंशनल एरिया देखिए। अगर आप इस कोन को 2 डायमेंशनली प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका ये आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। और ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है 2R, हाइट है h। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर से जो I/C है, तो ये होगा IRH/C। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर है वो होगा इसका D। अब आप ये गौर कीजिए कि अगर ये कोन रिफ्लेक्टिंग होता तो ये अप्रोच सही नहीं थी कि अपन 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन माने। तो अपने को फिर एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना पड़ता। मतलब एक छोटा सा एलिमेंट मानते और उससे रिफ्लेक्ट होता है रेडिएशन, फिर अपन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन लिखते और उसके फिर रेडिएशन फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग निकालते। तो ये अप्रोच जो 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन वाली अप्रोच है, ये सिर्फ तब वैलिड होती है जब जो सरफेस है वो एब्जॉर्बिंग हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये देखिए कि एक एटम है जिसके 3 एनर्जी लेवल है। n=1 जो है उसकी एनर्जी 0 है, और n=2 की एनर्जी k है, और n=3 की एनर्जी 2k है। एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है और हमने उस पर एक लेज़र बीम को इल्यूमिनेट किया है जिसकी एनर्जी 1.5k है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, हम ये जानते हैं सीधा कि इन केसेस में लेज़र बीम के फोटॉन्स तभी एब्जॉर्ब होंगे जब वो फोटोन जो है एग्जैक्टली उतनी एनर्जी रखते हैं जितनी उस ग्राउंड स्टेट के एटम को किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब आप ये देखिए कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो है वो k है। तो सबसे पहली बात कि 2k वाले स्टेट में तो ये फोटोन पहुंचा नहीं सकते क्योंकि इनकी एनर्जी 1.5k है। और रही बात कि ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो आप देखिए ऐसा नहीं होता है कभी भी कि ये जो फोटोन की एनर्जी 1.5k है, इसमें से k तो यूज़ होगी उसको एक्साइट करने में और 0.5k कहीं और चली गई या कोई और फोटोन निकल गया। ऐसा कभी नहीं होता। एटॉमिक कोलिजन्स तभी होते हैं जब वो एनर्जी उन्हें एक्साइट करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो इसमें ये एनर्जी एग्जैक्टली डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के बराबर नहीं है, इसीलिए ये फोटॉन्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। और इसीलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कि एटम डज नॉट एब्जॉर्ब एनी फोटोन एंड स्टेज इन द ग्राउंड स्टेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक न्यूक्लियस है X और उसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो A है, और जो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन है वो 6 MeV है। तो जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो होगी -6 है। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी होती है, और प्लस इसमें इसने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जिसकी काइनेटिक एनर्जी 2 eV थी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये Y बना, और Y का ऑब्वियसली जो मास नंबर होगा वो A+1 हो जाएगा। और एक फोटोन और निकला जिसकी एनर्जी जो है E, वो 1 MeV है। और Y की हमें बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन निकालनी है, तो लेट्स सपोज वो X है।
तो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी y की -x इंटू a+1। तो अब एनर्जी कंजर्व करता हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की, तो -6a +2 जो है वो बराबर होगा -x इंटू a+1 ठीक है। तो आप देखिए कि x इंटू a+1 बराबर होगा 1 - 2 + 6a, तो हो जाएगा 6a-1। तो x आ जाएगा 6a-1 अपॉन a+1। तो करेक्ट आंसर होगा इसका B। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये एक ग्राफ दिया है जो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन और मास नंबर में दिया है, और इसका जो एक्चुअल ग्राफ है वो भी हम जानते हैं, ये एक इमेजिनरी ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। सॉरी। तो ये देखिए फर्स्ट जो प्रोसेस है कि y से 2z मिला, तो देखिए आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका लॉजिक, कि अगर इस किसी भी रिएक्शन में अपन इस ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो जो रिएक्शन होगा वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अदरवाइज इट वुड बी एंडोथर्मिक। तो देखिए y से 2z अगर मिल रहा है तो हम नीचे आ रहे हैं, तो दिस इज़ एंडोथर्मिक, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि सबसे स्टेबल y है। अब देखिए W से x + y मिला, तो देखिए ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक्सोथर्मिक होगा, इससे एनर्जी रिलीज होगी। तो एक तो ये आंसर है। W से 2y मिला, ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो W से 2y मिलेगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं हम ग्राफ में। ठीक है, तो ये भी आप गौर कर सकते हैं कि इसका जो मास नंबर का कंजर्वेशन है वो वैलिड है यहाँ पर, और x से y + z मिला, तो देखिए x से y + z को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ऊपर गएंगे नीचे। तो अब ये चेक कीजिए कि अगर x से y + z मिला, तो x की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो करीबन 8 है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी TE1 वो होगी 90 × 8। ठीक है, और y की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो, ये नेगेटिव भी आएगा, y में -8.5 × 60, और z की जो है वो है -30 × 5, और लेट सपोज कुछ एनर्जी निकली है Q। तो देखिए 90 × 8 विद अ नेगेटिव साइन विल बी इक्वल टू -8.5 × 60 प्लस, इनफैक्ट माइनस यहाँ पे होगा 30 × 5 प्लस Q। तो अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो Q की वैल्यू आप देखिए क्या आएगी। Q की वैल्यू आएगी मैं आपको बताता हूँ, 8.5 × 60, दिस इज़ 510 प्लस दिस इज़ 150 माइनस 90 × 8, तो ये जो है 90 × 8 720 आ गया है। तो अब देखिए कि 8.5 × 60 510 आ गया, ये इधर गया और ये भी इधर गया, तो जो Q आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी Q रिलीज नहीं हुआ है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। और अगर आप W को देखेंगे x + z की बात है, तो एक बार इसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए W को, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो W का कन्वर्जन हो रहा है x + z में, तो W की एनर्जी है 7.5 और उसका मास नंबर है 120, तो इसकी टोटल एनर्जी होगी -120 × 7.5, और मान लिया कुछ Q एनर्जी निकल रही है, और X की जो है वो 90 × 8 होगा, -90 × 8
ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन। और जो z की होगी वो होगी -50, इनफैक्ट 30 × 5 प्लस सम एनर्जी क्यू। तो देखिए 7.5 × 120 अगर आप करेंगे तो ये आ रहा है 900, तो ये -900 और ये +720 और ये +150। तो देखिए इसमें भी क्यू आप देखेंगे कि नेगेटिव आएगा, तो विच मीन्स है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो सिर्फ सी होगा। तो मैं अपनी मिस्टेक को करेक्ट करता हूँ कि बी नहीं होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सी होगा, क्योंकि सी में क्लियरली हम W से 2y बना रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर एक एक्सरे का के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी f है और ये एमिट हुआ है फ्रॉम एन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज़ 31, तो हमें बताना है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर 51 है उससे जो के अल्फा लाइन एक्सरे की निकलेगी उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। और हमें दिया है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हमें 1 मानना है। तो हम मोज़लेस इक्वेशन जानते हैं कि रूट ऑफ न्यू विल बी इक्वल टू a इंटू जेड इफेक्टिव विच इज़ z-1 फॉर दिस के अल्फा लाइन। तो √f1 विल बी इक्वल टू a इंटू 31-1 और √f1 तो f ही है और ये इसको f डैश ले लिया, विल बी a इंटू 51-1। ठीक है, तो ये हो गया 30a और ये हो गया 50a। तो √f/f डैश आ गया 3/5 और f/f डैश आ गया 9/25। f डैश यहाँ से आ गया 25/9f। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन है जिनका डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा है, तो हम जानते हैं कि उनका मोमेंटम होगा h/λ और उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो वो होगी p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की होगी h²/λ² × 2m। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें हमने एक्सरे के टारगेट पे गिराया है और उनसे जो कट ऑफ वेवलेंथ निकली है एक्सरे की उसकी हम बात करें तो वो होगी hc/ काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की। तो hc/ काइनेटिक एनर्जी विल बी h² λ² × 2m। तो देखिए ये हो जाएगा 2m λ² c/h। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2m λ² c/h विच इज़ c, विच इज़ इन फैक्ट a। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों रेस्ट पे थे और उन्हें एक्सिलरेट किया गया है बाय इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है कि दे विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सेम पोटेंशियल है और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स का सेम होता है। दूसरा ऑप्शन है कि दे विल हैव सेम लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम भी सेम होगा दोनों का बिल्कुल, क्योंकि मास भी सेम होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि दे विल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी करेक्ट होगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि दे विल प्रोड्यूस एक्स रे ऑफ सेम मिनिमम वेवलेंथ व्हेन दे विल स्ट्राइक डिफरेंट टारगेट्स। तो देखिए एक्स रे का जो वेवलेंथ होता है मिनिमम वेवलेंथ, वो टारगेट के मटेरियल पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसीलिए उसका फार्मूला लैम्डा मिनिमम होता है hc/ev। तो देखिए hc कांस्टेंट है ही और ev कांस्टेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम, तो डी भी करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यूरेनियम 235 अल्फा एक्टिव एलिमेंट है, और अगर इसकी लार्ज क्वांटिटी के लिए बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड इज़ लोअर in the first half life and it would be greater in the fifth half life. देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी और रेट अलग अलग बात है, और प्रोबेबिलिटी आप कभी प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकते, और इसलिए हम यही कहते हैं कि जो यूरेनियम के डिसइंटीग्रेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो थ्रू आउट सेम रहेगी। ऐसा नहीं होता कि कभी ज़्यादा या कभी कम। तो probability of nucleus disintegration during first second will remain during 1 second will remain constant for all the time। ठीक है, यहाँ पे रेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ। अगर ये बोलता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द टाइम, ये गलत है, क्योंकि रेट तो जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होगा वैसे कम होता जाएगा, पर यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो एक तो करेक्ट ऑप्शन है बी। अब दूसरा सी ऑप्शन की बात करें कि क्वाइट एन अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 विल रिमेन इवन आफ्टर एवरेज लाइफ। तो देखिए, एवरेज लाइफ जो होती है वो होती है टी एवरेज होता है टाउ का, जो इसका सिंबल होता है वो 1/λ होता है, ये आपको पता है। तो n बराबर होता है n0 और e⁻⁻λ t। तो अगर आप n बराबर n0 और यहाँ पे रख देंगे e⁻⁻λ इंटू टी की जगह 1/λ, तो n आ जाएगा n0/e। अब n0/e नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि e तो 2.71 ही होता है। तो ये जो n0/e है ये 0.3 समथिंग आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अप्रिशिएबल क्वांटिटी इसकी बच गई, ठीक है ना, आफ्टर एवरेज लाइफ। तो सी भी सही है। और एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल इज़ लेस दैन द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ यूरेनियम, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन में जो भी एनर्जी निकलती है वो पूरी अल्फा के पास नहीं होती, क्योंकि उसमें और भी पार्टिकल्स निकलते हैं, और यूरेनियम खुद भी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, लेट सपोज अगर अल्फा आगे जा रहा है और यूरेनियम मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए पीछे जाएगा, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी यूरेनियम के पास ही होगी। और जब हम गिनेंगे टोटल एनर्जी तो डिसइंटीग्रेशन की, तो वो यूरेनियम की एनर्जी प्लस अल्फ़ा की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं हम कि जो अल्फ़ा की एनर्जी होगी वो यूरेनियम, वो टोटल डिसइंटीग्रेशन एनर्जी से थोड़ी सी कम होगी। तो करेक्ट आंसर्स हैं इसके बी, सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि हमें दिया है कि लेट mp इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड mn इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन, और m1 जो है वो प्रैक्टिकल मास है नियॉन का, और m2 जो है वो प्रैक्टिकल मास है कैल्शियम का। तो हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप ये गौर से एक बात को सुनिए कि अगर मैं एक सिंपल बात आपसे कहूँ कि सबसे पहला कि जो प्रैक्टिकल मास किसी भी न्यूक्लियस का होता है वो उसका जो थियोरेटिकल मास है उससे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होता है जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो दिस ऑब्वियसली मीन्स कि जो ये जो मास है m1 नियॉन का, वो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन के मास के सम से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 10 इंटू mn प्लस mp ये नियॉन का थियोरेटिकल मास है और इससे थोड़ा सा कम होगा। तो विच मीन्स कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आगे की बात करूं कि ऑप्शन ए, बी और सी में से, तो देखिए, अगर अपन वो ग्राफ याद करें बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन और मास नंबर में, तो कैल्शियम यहाँ आता है कहीं और जो नियॉन है वो नीचे आता है। तो कैल्शियम ज़्यादा स्टेबल है नियॉन से, तो कैल्शियम की बाइंडिंग एनर्जी नियॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम में मास डिफेक्ट भी नियॉन से ज़्यादा हुआ है।
और ऑब्वियसली कि बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम का ज़्यादा है। तो अगर अपन नियॉन के न्यूक्लियॉन्स को डबल भी कर दें तो भी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी कैल्शियम की, वो नियॉन की डबल बाइंडिंग एनर्जी से भी ज़्यादा आएगी। तो विच मीन्स कि जो मास डिफेक्ट है, क्योंकि देखिए बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट से ही होती है, तो जो मास डिफेक्ट है वो कैल्शियम के अंदर जो है ज़्यादा हुआ है और नियॉन के अंदर कम हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कैल्शियम का प्रैक्टिकल मास है वो नियॉन के प्रैक्टिकल मास के ट्वाइस से थोड़ा सा कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विच इज़ द M2 इज़ लेस देन 2M1, यानी M2 जो है वो प्रैक्टिकल मास है कैल्शियम का और M1 है प्रैक्टिकल मास नियॉन का। तो M2 ट्वाइस ऑफ M1 से थोड़ा सा कम होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि नाइट्रोजन ने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और लिथियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो यहाँ पे आप ये गौर कीजिए कि जो नाइट्रोजन है इसका और इस न्यूट्रॉन का टोटल मास नंबर आप देखिए, इधर 15 है और एटॉमिक नंबर यहाँ 7 है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7। तो देखिए अगर आप 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन यहाँ एमिट हुए, तो लेट सपोज हम ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, तो ये 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आप ये गौर कीजिए कि मास नंबर का जो कंजर्वेशन है वो वैलिड है कि नहीं। तो ये देखिए ये 15 है और ये 7 और 4 11 और 4 15, तो यानी मास नंबर का कंजर्वेशन वैलिड है। और दूसरी चीज़ कि एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे लिथियम का 3 है और प्रोटॉन्स का 4 है, तो ये भी वैलिड है। तो ये भी एक सिचुएशन करेक्ट है। अब बी बोलता है कि 5 प्रोटॉन और 1 नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो अगर 5 प्रोटॉन यहाँ पर होंगे और बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल इज़ नॉट काउंटेड इन मास नंबर। तो 5 और 7 जो है वो 13 हो जाएगा, इनफैक्ट 12 हो जाएगा। तो ये वैलिड नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 2 अल्फ़ा और 2 गामा पार्टिकल। तो देखिए 2 अल्फ़ा का मतलब है ये चीज़ ट्वाइस ऑफ 2He4 ट्वाइस ऑफ 2He4। तो ये देखिए 2 इंटू 2 4 और 3 7, ये करेक्ट है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। और मास नंबर का देखेंगे तो 2 इंटू 4 8 प्लस 7 15, तो यहाँ पे भी 15 है, वो भी वैलिड हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। और गामा पार्टिकल तो देखिए एनर्जी के होते हैं, तो उससे तो वो तो अगर निकलता है तो उससे मास नंबर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एनर्जी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मास नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता और एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके नाउ, और जो डी ऑप्शन है वो ये है कि 1 अल्फ़ा पार्टिकल और 4 प्रोटॉन और 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स। तो देखिए ये चेक कर लेते हैं हम कि ये पॉसिबल है क्या, कि 1 तो अल्फ़ा और 4 प्रोटॉन और 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स प्लस 2 ऑफ माइनस बी। सबसे पहले मास नंबर कंजर्वेशन आप चेक कीजिए। तो 4 प्रोटॉन और 4 ये 8 और 7 15 और ये भी 15 है। और एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन चेक कीजिए, तो ये 7 है, यहाँ पर 3 है लिथियम का, ये 2 है 5 और ये 4 प्रोटॉन है। तो ये 4 प्रोटॉन का हो गया 4, तो 5 और 4 9, और क्योंकि 2 बीटा माइनस यहाँ पर एमिट हुए हैं, तो बीटा माइनस पार्टिकल जब निकलता है तो जो न्यूक्लिया बनता है डॉटर, उसमें Z एक बढ़ जाता है, क्योंकि इसका हम Z-1 गिनते हैं। तो यहाँ देखिए 3 और 2 5 और 4
9 और -2 यानी 7, ये भी वैलिड है। तो डी भी हो सकता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ए, सी और डी। अब हम चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें सिचुएशन ये दी है कि जब एक हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइट किया जाता है और वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है यानी n=2 में, तो क्या क्या चीज़ें कितना कितना चेंज होती है। तो मैंने उसके लिए टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी सेट ऑफ डेटा लिख के रखा है कि n=1 में ये टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक होती है, ये पोटेंशियल होती है और ये एंगुलर मोमेंटम होता है। और n=2 में ये सब ये होता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 10.2 EV। तो आप ये गौर कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये पहले थी और अब ये हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है ऑब्वियसली। इनफैक्ट यहाँ पे आप ये गौर कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी, आपको ये पता ही है कि टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है। तो टोटल एनर्जी तो बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी अब देखिए कम हो रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 10.2 गलत है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय 10.2, तो देखिए 13.6 से 3.4 हो जाने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड इट इज डिक्रीज्ड बाय 10.2। पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजेज बाय 20.4। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी n=1 में इतनी थी और n=2 में ये हो गई, तो बढ़ी है। और इनका डिफरेंस आप देखेंगे तो 20.4 ही है। और एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस, तो डेल्टा एल जो है वो होगा h/2π। तो ये डिफरेंस भी आप एग्जैक्टली इतना आएगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन है बी, सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये एक ग्राफ है और इसकी वाई एक्सिस जो अननोन है और हमें बताना है कि वाई एक्सिस किस को डिनोट करती है। तो आप ये गौर कीजिए कि सबसे पहले यहाँ आप देखिए, अगर हमको फर्स्ट ऑप्शन चेक करें हम, तो उस वो है कि वाई एक्सिस जो है वो उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नंबर को बताता है जो कि कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप देखिए इसको बड़े गौर से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कांस्टेंट रेट से आर से कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो डिके भी हो रहे हैं। उनका रेट ऑफ कांस्टेंट डिके कांस्टेंट है लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एट एनी टाइम टी कितने एलिमेंट्स हैं, तो देखिए टी टाइम में कितने बन चुके हैं आर टी, और टी टाइम में कितने डिके हो चुके होंगे। तो देखिए इनिशियली जो टी टाइम में एलिमेंट्स डिके होंगे तो इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली ज़ीरो हैं, और किसी टी टाइम पे जो एलिमेंट्स डिके होंगे उसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये देखिए कि यहाँ पे जो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा dN/dt, या नेट रेट जिस रेट से इंक्रीज हो रहे होंगे n, उसको आप लिख सकते हैं r माइनस डिके रेट जो है वो है लैम्डा n। तो dN यहाँ पे हो जाएगा r माइनस लैम्डा n बराबर dt। अगर आप दोनों जगह इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ लिमिट लगा देंगे, इनिशियली n 0 थे और n तक लगा देंगे और या 0 से t लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ln r माइनस लेमडा n डिवाइडेड बाय माइनस लेमडा, और लिमिट हो जाएगी 0 से n और वहाँ होगा t। तो ln r माइनस लेमडा n, और n की जगह फिर आप 0 रखेंगे तो नीचे r आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी। तो 1 माइनस लेमडा n बाय r आ जाएगा e⁻ माइनस लेमडा टी, और लेमडा n बाय r आ जाएगा 1 माइनस e⁻ माइनस लेमडा टी, और n आ जाएगा यहाँ से r बाय लेमडा इंटू 1 माइनस e⁻ माइनस लेमडा टी। तो आप गौर कीजिए कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे ही होती है। t बराबर आप 0 देखेंगे तो यहाँ पे 0 था। तो वाई एक्सिस जो है वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एलिमेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट रेट डिनोट करता है, बिल्कुल सही है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। देखिए
अब ये एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन है बी। तो अगर हम जानते हैं कि किसी भी वक्त कितने बचे होते हैं एलिमेंट्स, तो वो होता है n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। मैं वापस बोल रहा हूँ कि इस सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आप भूल जाइए अब। तो अब किसी भी रेडियो एक्टिव डीके में जो किसी भी टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लिया बचे होते हैं वो ये n होते हैं। और जो हमसे पूछा है कि डिके कितने हो गए, तो डिकेड होंगे n डिकेड। तो n डिकेड होंगे इनिशियली जो थे माइनस जो टी टाइम पे रेसिडुअल है, तो ये हो जाएगा n नॉट कॉमन और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो बी भी करेक्ट है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। तो देखिए एक्टिविटी ए जो होती है वो होती है लेमडा एन, और आप जानते हैं कि एन इस तरीके से डिके हो रहा है। तो अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो ये लेमडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, यानी एक्टिविटी भी कम हो रही है। तो एक्टिविटी जो होती है वो एक्सपोनेंशियली कम होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शंस हैं सिर्फ बी और ए और बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि हाइड्रोजन लाइक एटम है कोई, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और इस सैंपल को हमने एक एक्साइट कर दिया है एक स्टेट में जिसका क्वांटम नंबर है n। अब इसमें जब ये डी एक्साइट होता है तो इससे 15 डिफरेंट फोटॉन्स निकलते हैं। तो हमको ये फार्मूला पता है कि n इंटू एन माइनस 1/2 ये होता है जो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स, डिफरेंट फोटॉन्स जो निकलेंगे, और ये 15 निकल रहे हैं। तो n इंटू एन माइनस 1 हो गया 30, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि n हो गया 6, क्योंकि 6 इंटू 5 30 होता है। तो ये तो श्योर है 100% कि सबसे मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा 6 to 1, और फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट एनर्जेटिक होगा 6 to 2, और उसकी एनर्जी दी हुई है 27.2। तो 27.2 जो होगी वो होगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और 1/4, यानी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जो 1/36 है। तो देखिए 2 हो गया, और 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36, और ये होगा 9 माइनस 1 विच इज़ 8। तो ये हो गया 4, और जेड स्क्वायर आ गया है 9, तो जेड है 3। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि रेडिएशन जो है हाइड्रोजन गैस से आ रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 2 तक एक्साइटेड है, और उन रेडिएशन से हम एक मेटल प्लेट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, उससे मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लेट्स सपोज लैम्डा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होती है n बराबर 2 में, तो उसकी एनर्जी होती है -3.4, और ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी होती है -13.6। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स आएंगे उनकी एनर्जी होगी 10.2, और वो होगा वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी को अपन p² / 2mb, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p² / 2m, और p होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट, यानी h² / λ² इंटू 2m। तो h² / λ² इंटू 2m, वेयर लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हमने क्या किया है कि हमने उसी मेटल प्लेट को दूसरे रेडिएशन से एक्सपोज कराया जो रेडिएशन एक अननोन गैस से आ रहा है। अब उससे ये देखा गया, अच्छा अननोन गैस भी सेम एक्साइटेड स्टेट में गई है और वहाँ से डी एक्साइट हो रही है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो 2.3 टाइम्स कम हो गई है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ डेटा दिया है कि जो ये अननोन गैस है
इसका जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है लाइमन सीरीज़ का। अब देखिए लाइमन सीरीज़ होती है ग्राउंड स्टेट तक n=1 तक, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी शॉर्टेस्ट एनर्जी वाला फोटोन की। तो शॉर्टेस्ट एनर्जी का फोटोन ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। तो उसकी एनर्जी आप अगर देखेंगे तो वो होगी 13.6 इंटू z² इंटू 1 - 1/4, और ये है 3 टाइम्स ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ 13.6। तो ये हो गया 3 इंटू 13.6। तो ये देखिए 13.6 इंटू z² इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 13.6। तो ये इससे कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, z आ गया अपना 2, यानी ये जो गैस है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो ये हीलियम गैस है, और हम देख सकते हैं कि हीलियम गैस के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन निकलेगा फ्रॉम 2 to 1 उस हीलियम गैस के लिए उसकी एनर्जी होगी 13.6, यानी अगर हम इसको सीधा बोलें तो जो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी होती है 10.2 फोटोन की, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि z जो है हीलियम का वो 2 है। तो E जो होगा वो होगा 40.8, ठीक है। तो अगर इन रेडिएशंस को अपन उसी मेटल प्लेट पे इंसिडेंट करते हैं तो हम बोलेंगे कि 40.8 जो है वो बराबर होगा W0 प्लस जो नया डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कम हो गया है 2.3 टाइम्स। तो जो नया लेमडा होगा वो होगा यहाँ आप देखिए कि 2.3 का स्क्वायर इंटू h² बाय λ² इंटू 2m, ठीक है, क्योंकि जो ये लेमडा है वो 2.3 टाइम्स कम हो गया है, तो 2.3 ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि 2.3 की वैल्यू ऑलमोस्ट 5.25 हमें दी गई है। तो 40.8 विल बी इक्वल टू W0 प्लस 5.25 इंटू h² बाय λ² इंटू 2m। अब हमें यहाँ से एक्चुअली हमें निकालना है W0। तो देखिए W0 निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसको एलिमिनेट कीजिए। तो इसको आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन में 10.2, मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, 10.2 विल बी इक्वल टू W0 प्लस दिस इज सम कांस्टेंट C। मैंने इसको कुछ कांस्टेंट मान लिया है C में इसको, ठीक है। और अब जो नई इक्वेशन है वो आएगी 40.8 बराबर W0 प्लस 5.25 इंटू दैट कांस्टेंट C। तो आप यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 5.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को। तो आप ये देखिए कि और फिर इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे माइनस। तो ये देखिए कि 10.2 इंटू 5.25 आता है 53.55, और ये आ जाएगा 5.25 W0, और ये होगा प्लस 5.25 C। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो हम करेंगे 2 - 1। तो अगर हम 2 - 1 करें तो ये आएगा देखिए 12.75, और इधर आएगा 4.25 W0 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो W0 जो आएगा ये आएगा 3। तो वर्क फंक्शन आ रहा है 3 eV। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा 3, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन ही निकालना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक सैंपल है जिसमें 2 रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया हैं, एक तो X है और एक Y है, और t बराबर 0 पे हमें गिवन है कि लेट सपोज Y के नंबर ऑफ़ न्यूक्लिया N0 थे, तो जो X के नंबर ऑफ़ न्यूक्लिया हैं वो गिवन है कि वो 2.5 टाइम्स ऑफ Y के नंबर ऑफ़ न्यूक्लिया है।
यानी x के नंबर ऑफ न्यूक्लिया t बराबर 0 पे हो जाएंगे 2/5/2 ऑफ n नॉट। और 3 दिन पे 3 डेज पे जो y के नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं, लेट सपोज वो n है, और x के जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं वो हो जाते हैं 5 टाइम्स ऑफ y, तो दिस इज़ 5n। तो देखिए सबसे पहले y के लिए n बराबर n नॉट अपॉन 2 की पावर t/t लगा रहा हूँ, जहाँ t गिवन टाइम है और t हाफ लाइफ है, y के लिए लगा रहा हूँ। तो n बराबर n नॉट और 2 की पावर 3 उसकी हाफ लाइफ है 2 डेज y की। और फिर अगर x के लिए यही फार्मूला लगाऊँ तो 5n बराबर होगा 5/2 n नॉट अपॉन 2 की पावर 3/t, क्योंकि उसका हमें नहीं पता कि उसका हाफ लाइफ क्या है। तो देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कीजिए और n/n नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो ये आपको दिखेगा कि 1/2 की पावर 3/t प्लस 1 आ रही है। और वो यहाँ से n/n नॉट के बराबर रखिए 1/2 की पावर 3/2। तो अगर आप 2 की पावर को इक्वेट करेंगे तो 3/t प्लस 1 आ रहा है 3/2, तो 3/t आ रहा है 1/2 और t आ रहा है 6 डेज। तो जो हाफ लाइफ है उसकी वो है 6 डेज, तो करेक्ट आंसर है 6। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये ग्राफ दिया हुआ है ln dn/dt और नंबर ऑफ ईयर्स में, टाइम में, और हमें बताना है कि आफ्टर 4.16 ईयर्स किस फैक्टर से जो है नंबर ऑफ न्यूक्लिया डिक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ये पॉइंट को देखिए और आप इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। और दूसरी बात आप ये देखिए कि लेट सपोज ये y है, ठीक है। तो ये देखिए हम जानते हैं ऑब्वियसली कि जो dn/dt होता है वो होता है लैम्डा n के बराबर, और मैग्नीट्यूड में, और n की वैल्यू जो होती है वो होती है n नॉट इंटू e⁻⁻λt। तो अगर आप ln लेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ dn/dt, ये आ जाएगा ln लैम्डा n नॉट माइनस लैम्डा t। तो देखिए ये तो y हो गया, ये c हो गया, माइनस लैम्डा t प्लस c, y बराबर माइनस लैम्डा t प्लस c। तो यहाँ पे एट पॉइंट ए पे आप देखिए कि y 4 है और x 4 है, तो 4 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 4 प्लस c। तो यहाँ से c आप देखिए 4 लैम्डा प्लस 1। और एट पॉइंट बी पे जो y है वो है 3 और x की वैल्यू b पे जो है टाइम की वैल्यू 6 है, तो ये माइनस लैम्डा इंटू 6 प्लस c बराबर हो गया 3 कॉमन 1 प्लस 2 लैम्डा। और दोनों c को आप इक्वेट कीजिए क्योंकि c तो एक ही होगा, तो 3 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1। तो देखिए 2 लैम्डा इनफैक्ट 4 लैम्डा प्लस 4 आएगा यहाँ। तो देखिए 2 लैम्डा आ रहा है 1 और लैम्डा आ रहा है हाफ। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो वैल्यू ऑफ लैम्डा है वो हाफ है। और यहाँ आप गौर कीजिए कि लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें बताना है कि 4.16 ईयर्स में कितना फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो n बराबर होता है n नॉट e⁻ लैम्डा t, लैम्डा हाफ है और t है 4.16। तो n बराबर है n नॉट e⁻⁻2.08 और n बराबर होता है n नॉट अपॉन e⁻2.08। तो देखिए e⁻2.08 जो होता है वो 8 होता है, तो ये n नॉट बाई 8 आ रहा है। तो
करेक्ट आंसर है हमारा 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक रेडियो एक्टिव डीके काउंटर है जो रेडियो एक्टिव एमिशंस को गिनता है और वो t बराबर 0 पे स्विच ऑन किया गया है। अब उसमें बीटा पार्टिकल का एक्टिव सैंपल उसके पास रख दिया गया है और ये देखा गया कि काउंटर जो है वो बीटा पार्टिकल्स की संख्या गिन रहा है। तो ये काउंटर 36 सेकंड पे इतने बीटा पार्टिकल्स को रजिस्टर करता है और 108 सेकंड पे इतने बीटा पार्टिकल्स को रजिस्टर करता है। तो आप एक बात पे गौर कीजिए कि जो बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया से ही तो एमिट हो रहे होंगे। तो यानी 36 सेकंड्स पे इतने रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया थे और 108 सेकंड पे इतने बचे हैं। तो n0 हम ले लेते हैं 64 इंटू 10⁵ और n ले लेते हैं हम 1 इंटू 10⁵। तो देखिए n बाय n0 आएगा 1/64। अब हम जानते हैं कि ये होता है 1/2 की पावर t/t। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि ये है 1/64 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2⁶। तो 2⁶ हो गया 2t/t। तो 6 बराबर हो गया टाइम। देखिए अब टाइम कितना हुआ है, तो अगर मैंने इसको इनिशियल टाइम माना है तो यहाँ से आप गिनेंगे तो 72 सेकंड्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया t की पावर इनफैक्ट 2 की पावर ये t/t की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो हो गया 72/t। तो t है 12। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं 10 + x से, तो x यहाँ से आएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।